नमस्कार दोस्तों। आज हम साहित्य के उस पहलू के बारे में विचार करेंगे जो हर विद्यार्थी के लिए परीक्षा के साथ साथ जन उपयोगी भी है। साहित्य के विद्यार्थी चाहे प्रथम वर्ष के हों, द्वितीय वर्ष के हों या तृतीय वर्ष के हों, जब परीक्षा होती है तो उसमें पहला जो प्रश्न आता है वो व्याख्या पाठ होता है। व्याख्या पाठ उस पक्ष को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी पद्य या गद्य के किसी विशेष पार्ट को लिया जाता है और विशेष पार्ट में उसको विस्तृत रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, व्याख्या के 4 पार्ट होते हैं, उसके 4 अंश होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरा होता है मुख्य भाग और चौथा होता है विशेष। हम सबसे पहले संदर्भ की चर्चा करेंगे। संदर्भ का मतलब होता है कि हम जिस व्याख्या के बारे में विचार कर रहे हैं, जिसके बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लेखक कौन है, या अगर वो गद्य पाठ है तो गद्य पाठ के अंदर वो जो व्याख्या का अंश है वो कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक का कवि कौन है या लेखक कौन है, और उसने किस बारे में बात कही है। जो मुख्य पाठ होता है व्याख्या का, उस व्याख्या के मुख्य पाठ को बताने के लिए सबसे पहले हमें लेखक का परिचय, उसके साथ साथ उस पुस्तक का परिचय उस पुस्तक से उन चीज़ों को उठा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, और उस पार्ट के बारे में संक्षिप्त परिचय दे करके हम उसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम होता है प्रसंग। प्रसंग वो चीज़ है कि हम किसी चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं या जिसको लिखने का प्रयास किया जा रहा है, या हमसे पूछा जा रहा है किसी व्याख्या को विस्तृत रूप में प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए। उससे पहले हम उसमें किस चर्चा की बात कर रहे थे या उससे पहले क्या बताया जा रहा था। मान लीजिए कि एक पूरा पार्ट है, उस पार्ट की 4 पंक्तियां या 5 पंक्तियां व्याख्या के रूप में हमसे पूछी गई। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उस चीज़ को हम पढ़ें, और उसको पढ़ने के बाद ये निर्णय करें कि ये जो बात पूछी गई है, इस बात से पहले किस बारे में चर्चा की गई थी, और उस पहले वाली चर्चा को जोड़ते हुए हम उस तीसरे पार्ट की तरफ पहुंचेंगे जिसको व्याख्यांश कहते हैं। लेकिन प्रसंग क्या चल रहा है, बातें क्या चल रही हैं, किस बारे में विचार किया जा रहा है, किस चीज़ की सोच को प्रकट किया जा रहा है, लेखक क्या कहना चाहता है, और जो भाग व्याख्या पाठ है उस व्याख्या पाठ को प्रदर्शित करने से पूर्व लेखक ने किन किन चीज़ों के बारे में विस्तृत हमें जानकारी दी है, वो सारी की सारी जानकारी हमें उस पाठ के अंदर देनी है जिसको प्रसंग कहते हैं। तो पहला संदर्भ हुआ। संदर्भ में हमने लेखक परिचय दे दिया, साथ साथ उस पुस्तक का परिचय दे दिया जिसके अंदर उस लेखक का लेख या कविता लिखी गई है, और उसका संक्षिप्त जीवन परिचय उस लेखक का उस पाठ के अंदर, संदर्भ पाठ के अंदर दे दिया। फिर किस चीज़ की चर्चा व्याख्या पाठ में हमें करनी है, उसके पूर्व का प्रसंग क्या चला आ रहा था, वो भाग हमने प्रसंग के अंदर दे दिया। अब तीसरा मुख्य भाग जिसको बॉडी बोलते हैं या व्याख्या बोलते हैं, उसके अंदर हमें ये निश्चित करना होता है कि जैसे किसी भी कविता का या किसी भी गद्य का 5 पंक्तियां हमारे सामने लिखी गई हैं। 5 पंक्तियां लिखी हैं, इसका मतलब ये है कि हमको उन सभी चीज़ों को इस तरह संयोजित करना है। शब्द संयोजक
बना करके उनको प्रदर्शित करना है कि वो जो 5 पंक्तियाँ संक्षिप्त में लिखी गई है उनका विस्तृत जानकारी हम सामने वाले को बताएं। अब सामने वाले को किस तरह बताएं? मान लीजिए कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि उनको बहुत ही समरी में या बहुत ही संक्षिप्त में हमको कहनी होती है, लेकिन जब उन चीज़ों को सबके सामने एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है, तो हम चीज़ों की एक एक कड़ी को खोलते हैं। और जब एक एक कड़ी को खोलते हैं तो उनकी जो शब्द हैं उन शब्द को पकड़ करके उन शब्दों को एक सरल भाषा में सबके सामने बताना होता है। और वो इसलिए बताना होता है ताकि दूसरा उस चीज़ों को समझ सके, उन बातों को समझ सके जो लेखक कहना चाहता है। हम एक एक पंक्ति को एक एक पंक्ति के एक एक शब्द को लेते हैं और उस शब्द के अंदर निश्चित रूप से लेखक ने अपनी भाषा में लिखा है, हमको जनसाधारण को बताना है या सामने वाले को एक्सप्लेन करना है, तो वो भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि दूसरा जो उस पार्ट के अंदर लिखा हुआ है उसको बड़ी आसानी से समझ सके। इसकी भी एक शब्द सीमा होती है। हम किसी 5 पंक्तियों को ऐसा नहीं कि 2 पेज में लिख रहे हैं, 3 पेज में लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट का विषय का फैलाव हो जाता है तो वो भी गलत हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें इस चीज़ों को पकड़ना होगा कि अगर 5 पंक्ति हमारे सामने हैं तो उन 5 पंक्तियों को हम 8 या 10 पंक्तियों के अंदर अपनी बात को पूरी कह सकें। भाषा सरल होनी चाहिए, शब्द विन्यास इस तरह होने चाहिए कि देखने में सुंदर लगे और सुनने में आसानी रहे। तो उस 4-5 पंक्तियों को हमने 8-10 पंक्तियों में इस तरह अपनी बात को अपनी भाषा के अंदर बतानी है और बता करके उन चीज़ों को जोड़ना है, उन शब्दों की कड़ियों को जोड़ना है जो लेखक उन 5 पंक्तियों के माध्यम से हमें कह रहा है। अब हमने शब्द विन्यास ले लिया, वाक्य संरचना ले ली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बात किसी चीज़ की कर रहे हैं और उसके साथ साथ किसी दूसरी कहानी या दूसरी रूप या दूसरी किसी बातों को हम जोड़ रहे हैं। पद्य पाठ के अंदर ऐसा होता है कि चार पंक्तियाँ दे दी। अब 4 पंक्तियाँ वो चाहे ब्रज भाषा की हैं, चाहे अवधी भाषा की हैं, चाहे हिंदी भाषा की है, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो जो कठिन शब्द होते हैं उन कठिन शब्दों को हम किस तरह लेखनीबद्ध करें कि शब्द का संयोजन भी नहीं टूटे, भाषा की कोमलता भी बनी रहे और समझने और समझाने में आसानी भी रहे। कई बार जब पद्य की बात चलती है तो कभी एक बात कह करके उसके समकक्ष कोई दूसरी बात उदाहरण के रूप में दे देता है। अब पहली बात को हमने यूं को यूं उठा करके रख दिया, बता दिया, लेकिन जो दूसरी बात है वो उसका उदाहरण है। और वो जो दूसरी बात है वो इस तरह हमको बतानी है कि उस पहली बात के परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए, तैयार करने के लिए हमने उस दूसरी बात को एक उदाहरण के रूप में लिया है, ताकि उदाहरण इसलिए दिया है कि हर आदमी उस चीज़ को एक जन भाषा के रूप में समझ सके या सरल भाषा के रूप में समझ सके। हमारा उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम उन 2 पंक्तियों को एक्सप्लेन इस तरह करें, उसका विस्तृतीकरण इस तरह करें कि लोग उसको समझ जाएं या सामने वाला उसको समझ जाए जिसको हम समझाना चाहते हैं। तो पद हो या गद्य हो, दोनों का जो मुख्य बॉडी पार्ट होता है, व्याख्या पार्ट होता है, उस व्याख्या पार्ट का उद्देश्य भी इतना ही होता है कि निश्चित रूप से हम अपनी बात को सरल भाषा में, लेखक की बात को सरल भाषा में दूसरों तक पहुंचा सकें। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य भी होता है और मुख्य भाग भी होता है। अब नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या। अब इसका एक चौथा पार्ट भी होता है, विशेष। दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि जब हम व्याख्या करने के लिए बैठते हैं तो सबके अंक बटे हुए होते हैं, प्रसंग के भी होते हैं, संदर्भ के भी होते हैं, प्रसंग के भी होते हैं, व्याख्या पाठ के भी होते हैं और उद्देश्य या विशेष के भी होते हैं। विशेष का मतलब ये होता है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने जो चीज़ें 5 पंक्तियों के अंदर पढ़ी है और उसको एक्सप्लेन किया है, सबको बताया है, बताने का प्रयास किया है, तो वो जो उनके अंदर क्या तो सारांश है,
कवि या लेखक क्या तो बात कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। सबसे पहले उसकी भाषा, हमें ये बताना होगा कि वो 5 पंक्तियाँ या वो व्याख्या पाठ है किस भाषा के अंदर लिखा गया है। नंबर 2, शब्द शक्तियाँ। एक वाक्य होता है, वो वाक्य शब्दों से बन करके मिल करके बनता है और शब्द वर्णों से मिल करके बनते हैं। तो वो वर्ण, वो शब्द भी कौन सी शक्तियाँ जिसके कारण वो 5 पंक्तियाँ तैयार होकर के एक विशेष उद्देश्य के रूप में प्रकट हुई हैं। तो भाषा, शब्द शक्तियाँ, विषय विशेष। हम चर्चा करते हैं किसी भी चीज़ की, जो उसके अंदर वाक्य पाठ के अंदर लिखा होता है, उस चर्चा के अंदर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। मान लो कोई मौलिक ऐसी चीज़ है जो सत्यता के रूप में प्रकट करना चाहता है कवि, या कोई सार्वभौमिक सत्य है, या कोई नश्वरता की बात करता हो, या फिर सांसारिकता की बात करता हो, या फिर किसी विशेष कठिन मुद्दे को प्रकट करना चाहता हो, चाहे वो समाज का मुद्दा हो, चाहे वो किसी जाति का मुद्दा हो, चाहे किसी धर्म का मुद्दा हो। तो वो जो बात कह रहा है उस बात को हम किस तरह हमने समझा है, वो समझाने का प्रयास किया है। कवि क्या कहना चाहता है वो उसका मुख्य उद्देश्य होता है, और उस मुख्य उद्देश्य को हमको पंक्तिबद्ध करना होगा कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि या लेखक ये कहना चाहता है। ये इसका मुख्य पार्ट होगा। शब्द संयोजन किस तरह किए हैं लेखक ने या कवि ने, शब्द विन्यास किस तरह प्रकट किया है, तो ये चीज़ों का भी उसके अंदर वर्णन होगा। अगर व्याख्या पाठ पद में है तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी अलंकार भी उसके अंदर होगा। जैसे मान लीजिए, कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकाए, ये खाए बोराए जग ये पाए बोराए, या नारी बिच सारी के सारी बिच नारी है, नारी की सारी है कि सारी की नारी है, या पूत कपूत को क्यों धन संचय, पूत सपूत को क्यों धन संचय। तो ये दो जो संक्षिप्त दो पंक्तियां हैं, इनके अंदर गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। उस गूढ़ रहस्य को प्रकट करना भी विशेष का अंश होगा, और ये चीज़ें किस अलंकार में, किस छंद में कही गई हैं, ये प्रकट करना भी विशेष का ही एक पार्ट होगा, एक अंग होगा। दोस्तों, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि अगर व्याख्या को संयोजित तरीके से हमको ख़त्म करनी है, आप बहुत कुछ जानते हैं, उस अंश, उस पार्ट के बारे में जो आपके सामने प्रदर्शित या लिखा गया है, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे पास शब्दकोश भी बहुत है, हम बहुत कुछ उसके बारे में जानते भी हैं, लिख भी सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या जब एग्ज़ाम शुरू होती है तो ये आती है कि हम जो हमको बहुत अच्छा प्रश्न आता है, हम सबसे पहले उसको उठा करके देखते हैं, और जब उसको उठा करके देखते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास 3 घंटे हैं, और 3 घंटों में 5 क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। लेकिन जब पहला क्वेश्चन आप लेके बैठते हैं तो निश्चित रूप से उसमें इतना वक्त लग जाता है, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से आता है और बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपने उसको फैला तो दिया, लेकिन निश्चित रूप से उसको समेटना ही पड़ेगा। आधे से पौन घंटे का जो टाइम होता है, निश्चित रूप से आप पहले प्रश्न के लिए देते हो, क्योंकि वो आपको सबसे अच्छा आता है, और आप प्रभावित करना चाहते हो सामने वाले को। जब वो कॉपी चेक करने के लिए बैठेगा तो देखेगा कि इतने बहुत अच्छा लिखा है, तो निश्चित रूप से भी आगे भी अच्छा लिखा होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमको 5 क्वेश्चन पुटअप करने होते हैं, और 5 क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से जानते भी हैं, बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन वक्त हमें धोखा दे जाता है, और हम पहले को पार करते हैं, दूसरे पड़ाव को पार करते हैं, तीसरे पड़ाव को पार करते हैं, चौथे को पार करते करते 5वें तक पहुँचते
घंटी बज जाती है। दुख होता है, जानते हो कि हम कर सकते थे लेकिन समय का संयोजन आप नहीं कर पाए। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप करो तो निश्चित रूप से उसकी एक सीमा, समय सीमा में उसको बांधो। आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि जैसे पहले में आप व्याख्या पार्ट को उठा करके कर रहे हैं तो उसको आधे घंटे में या 40 मिनट में हमको पूरी करनी है। आपको ये पता होता है कि जो 5 प्रश्न उसके अंदर हैं सबके अंक बटे हुए हैं और सबके अलग अलग नंबर उसके अंदर दिए होने के कारण सबको बराबर का समय देना आपका फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है। तो व्याख्या पाठ पढ़ने के बाद में आपको सरल लगेगी, आप कर सकते हो, लेकिन इस समय सीमा का विशेष ध्यान रखना और समय सीमा का ध्यान रखते हुए भी इस पाठ के जो चारों अंश हैं, संदर्भ, प्रसंग, विशेष, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इन चारों पाठों को भी बिल्कुल समय सीमा में अलग अलग समय दे करके गुणबद्ध या लेखनीबद्ध आपको करना है। और सबका विशेष का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब किसी के सामने इस तरह की कॉपी जाती है तो ये देखता है कि इसने, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि करते सब हैं, सामने वाला भी जानता है कि सब ने किया होगा, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि इस लड़की ने क्या विशेष किया है इसमें, और उसका प्रभाव निश्चित रूप से उसके ऊपर पड़ेगा, पड़ता भी है, और वो आपको फ़ायदा दे जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।